अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा 7th चैप्टर इस टाइम कंटिन्यू है। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया था कि फ़िकस आमदनी क्या होती है, और हमने उनके टेबल्स में, जो कि आपको इस पेज पे नज़र भी आ रहा होगा, उसके हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि कौन से बुलंद तरक्की वाले ममालिक है, दरमियानी तरक्की वाले ममालिक कौन से, और कम इंसानी तरक्की वाले। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़िकस आमदनी में कमी के असबाब क्या हो सकते हैं। यानी कम आमदनी वाले ममालिक में ही फ़िकस आमदनी कम होगी, जो बुलंद इंसानी तरक्की वाले ममालिक हैं वहाँ पे तो ये इशू नहीं ना होगा। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फ़िकस आमदनी में कमी के कौन कौन से असबाब हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है कि हमारे पास सबसे जो मेजर रीज़न है कि आपकी वो है कुदरती ज़राए की किल्लत। पाकिस्तान के पास कुदरती ज़राए यहाँ पे तो कहने को आ रहा है कि हमारे यहाँ कोयला है, गैस है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत कम हैं। यानी इनकी जो मिकदार है वो तलब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। अब जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हर साल करोड़ों रुपए का जो ज़र मुबादला है, हमें ये ज़राए दूसरे ममालिक से दरामद करते हुए इन पे ख़र्च करना पड़ जाता है। ठीक है, जबकि ये कोयला, लोहा या ये जो मशीनरी या पेट्रोलियम है, ये तो आपके लिए बुनियादी अवामिल का दर्जा रखते हैं। यानी जिन ममालिक के पास ये अशिया दरकार है, उनको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होती। अब अगर कुदरती ज़राए में हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम जंगलात के बारे में भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है उसके बहुत ही कम प्रपोर्शन पे जंगलात हैं। ठीक है, अब ये जो माहिर माशियात हैं वो कहते हैं कि कम अज़ कम आपके 25% तक आपके जंगलात का होना क्या है ज़रूरी। आपके बाकी ज़राए जैसे हवानियात हो गया, माहीगीरी, नबातात, ये भी पाकिस्तान में उतने नहीं हैं जितनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर हमारे पास कुदरती ज़राए हैं भी, लेकिन हमारे पास वो एडवांस्ड मशीनरी नहीं है जिसकी बदौलत हम इनको एक्सप्लोर कर पाएँ। ठीक है, फिर है मेहनत की पस्त इस्तेदाद कार। अब ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पाकिस्तान बेसिकली ऐसा मुल्क है जहाँ पे मेहनत बड़ी सस्ती दस्तयाब होती है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है, क्योंकि आवाम की जो अक्सरियत है वो अनपढ़ है, जाहिल है। उनको नहीं पता कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर दूसरा जो मेजर फैक्टर आ जाता है कि हमारे जो सीजनल फैक्टर्स हैं वो उसको मज़ीद मतलब इस तरह का बना देते हैं कि लोग अब आराम पसंद हो गए हैं। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की वैसे बैकबोन की हैसियत से ज़राअत की बात करें, हालांकि ये हमारी मेजर शोबा है पाकिस्तान की ज़राअत का, लेकिन ये भी पसमानदा है। हमारी फ़ीकस आमदनी नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए, और ज़रूरी शोबे में भी 25% तक मुख्फी बेरोज़गारी है। ठीक है, अब ये एक दूसरा रीज़न था। हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं कि फ़ीकस आमदनी में कमी के कौन कौन से असबाब हो सकते हैं। अब मैं आगे चलती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि आबादी का दबाव अंडरस्टूड है। पाकिस्तान में आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जब आबादी बढ़े और वसाइल उस हिसाब से ना बढ़ रहे हों जिस शरह से आबादी बढ़ रही है, तो फिर लोगों को वो सहूलियात मैसर नहीं होती। फ़ीकस आमदनी ज़ाहिर बात है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, और आपकी खुराक की किल्लत हो सकती है, रहायशी सहूलतें नहीं मिलती, बेरोज़गारी, महंगाई, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं। क्योंकि बढ़ती हुई आबादी जब ये वाले इश्यूज़ का सामना करना पड़ जाए, फिर गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं होते कि वो सबको रोज़गार दे। महंगाई हो जाती है क्योंकि तलब बढ़ जाती है चीज़ों की। ये आबादी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से फ़ीकस आमदनी क्या हो जाती है, कम। क्योंकि फ़ीकस आमदनी का फार्मूला है कुल कौमी आमदनी बटे कुल आबादी। अब कुल आबादी है बटे के नीचे, यानी डिनोमिनेटर में। जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो पता है ना कि जवाब हमेशा छोटी वैल्यू में ही आएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सरमाए की किल्लत। हमारे यहाँ जो है सरमाया वो भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि लोगों की जो आमदनियाँ हैं वो जो कुछ कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं, यानी उनका सेविंग का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से सरमायाकारी भी क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है। और सरमाए जब ज़ाहिर बात है लोगों ने सब कुछ अपनी ज़ात पे खर्च कर देना है तो बचत तो नहीं होगी। जब बचत नहीं होगी तो सरमायाकारी भी नहीं होगी, सरमायाकारी नहीं होगी तो सरमाया तश्कील नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपकी सरमाया नहीं तश्कील होगा तो कौमी आमदनी नहीं बढ़ेगी। यानी ये सारे इंटरलिंक्ड फैक्टर हैं। फिर आगे आपको 5th नंबर पे नज़र आ रहा होगा कि मईशत की पसमानदगी। पाकिस्तान का ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का दारोमदार
बेसिकली तो ज़राअत पे ही है। और पाकिस्तान का जो हम काउंट भी करते हैं इन्हीं ममालिक में जिनकी सनती तरक्की ना होने के ही बराबर होती है, क्योंकि ये ऐसे ममालिक है जो ज़राअत पे अगर इन्हिसार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी मसला यही आ जाता है कि हमारे यहाँ ज़राअत के लिए भी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारी जो माइशत है वो गरीब गुर्बत के मनहूस चक्कर में फंसी हुई है। ये बड़ी अजीब चीज़ है। यानी हमारे पास लो इनकम है तो लो सेविंग है तो लो इन्वेस्टमेंट कम होगी तो सरमाया की तश्कील नहीं होगी, फिर इनकम कम होगी। यानी एक दायरे की सूरत में ये सारा चक्कर है और इसके अंदर ही हम फंस गए हैं। और ज़रूरी खाम माल की दरामद और बरामद, ये जो भी आपका खाम माल है इसकी आपकी निस्बत जो है दरामद बरामद, ये क्या है, ये भी अनसूटेबल है। ठीक है, जिससे आपका अदायगियों का तवाज़ुन ख़राब होता है। फिर है नाकिस मनसूबाबंदी। हमारे हाँ, जो भी माशी तरक्की के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो आपको जब 5 ईयर प्लान्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसमें सिर्फ दूसरा 5 साला मनसूबा ऐसा था जो कामयाब हुआ, बाकी किसी भी 5 ईयर प्लान ने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। ठीक है, अब टैक्सों का निज़ाम भी जो बनाया वो भी इफ़ेक्टिव नहीं था। 8 5 साला मनसूबे ख़त्म हुए लेकिन फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिली। होता क्या जा रहा है, हम गरीब से गरीब तर। ठीक है, फिर आगे वही बात आ गई दौलत की गैर मुसावियाना तकसीम। ये तो बहुत ही हमें पता है कि हमारी जो दौलत है पाकिस्तान की टोटल वो चंद है एक लोगों के पास ही है। ठीक है, अब दौलत की तकसीम अगर मसावी हो, यानी दौलत को या टैक्सेशन सिस्टम इस तरह से डेवलप किया जाए कि जो पैसा है वो अमीर लोगों से निकल कर गरीबों की फलाह बहबूद के लिए लगाया जाए तो शायद कोई खातिर खा नताइज निकल ही आए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमें पता है कि ज़्यादातर सियासत जो है चंद एक ख़ानदान हैं जिनकी इजारादारी कायम है, वही हमारी सियासत पे भी छाए हुए हैं। उन्होंने ही हमारे वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है। वो अपनी दौलत जो है लग्जरीज पे स्पेंड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का वो तबका आ जाता है जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम रह जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी फ़ीकस आमदनी कम होकर रह गई है। फिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी अदम इस्तेहकाम। अब हमारे मुल्क को अगर हम सियासी ग्राउंड्स के हवाले से भी बात कर लें तो उसमें भी इस्तेहकाम नहीं रहा। क्या वजह थी कि शुरू में ही पार्लिमानी निज़ाम की वजह से वजारतें तब्दील होती रही। सारी बात है, एक बंदा है अगर आप उसको प्रॉपर टाइम चार्ज टेक ओवर करने का नहीं देंगे तो वो आपको कैसे रिज़ल्ट देगा। जब बार बार तब्दीलियाँ आती हैं तो वो सेटअप नहीं सही से चल सकता। फिर हमें पता है कि मार्शल लॉ लगा, उसके बाद 1971 में आपकी भारत से जंग हुई जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। तीसरी बार फिर जुलाई में 1977 में मार्शल लॉ लग गया। ये यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। कभी हुकूमत आ रही है जा रही है, फिर अदम इस्तेहकाम में मुल्क में डकैती की वारदातें, अगवा, बराए तवान, दहशत गर्दी। आपको पता है पाकिस्तान को हर सीज़न के अंदर या हर टेन्योर में किसी ना किसी चैलेंज का सामना रहता है। जब ये पॉलिटिकली आप स्टेबल नहीं होंगे तो आप तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। अदायगियों के तवाज़ुन में खसारा, जैसा कि आपको 5th चैप्टर के अंदर ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत डिटेल से बताए हैं कि अदायगियों के तवाज़ुन में खसारा क्या होता है। यानी हमारा जो तवाज़ुन तिजारत है और तवाज़ुन अदायगी वो क्या है, वो भी गैर मुआफ़िक है। हमें पता है कि हमारी जो भी बरामदात हैं वो ख़ाम माल पे मुश्तमिल है जिसकी इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें नहीं होती। और जो आप बाहर से दरामदात ले रहे हैं, दूसरे ममालिक से ख़रीद ले रहे हैं, वो आप मशीनरी बेस्ड प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं। ठीक है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी जो बरामदात है, एक तो वो ना तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फुलफ़िल कर पाती हैं, ना उनकी कोई इतनी ज़्यादा तलब है। अब वक्त के साथ साथ अब हमारी दरामदात बढ़ रही है और दरामदात हमारी जो है बरामदात कम हो रही हैं, दरामदात बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा हर साल जो है तवाज़ुन अदायगी जो है वो खसारे में रहता है, जिसको पूरा करने के लिए हमें बहुत कर्जा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से माशियत पे बहुत बर्डन पड़ता है। फिर है गैर मुल्की कर्ज़े। ये तो आपको फिर पता ही है कि पाकिस्तान IMF से बहुत ज़्यादा कर्ज़े ले चुका हुआ है। ठीक है, फिर इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है कि IMF से जब आपने लोन लेना है, जब आप उसको वापस
करेंगे तो आपको बहुत भारी सूद अदा करना पड़ता है और बहुत सारी कंडीशंस आप पे लगाई जाती हैं कि बिजली महंगी कर दो, ये चीज़ कर दो, मुलाजमीन की तनख्वाह ना बढ़ाओ, मतलब जो भी इस तरह के सारे जो इश्यूज़ हैं वो कंडीशनल होते हैं, ये लोन ऐसे नहीं मिलते। फिर इसके भी असरात आपको पता नेगेटिव होंगे। माशरती और इखलाकी बुराइयाँ पाकिस्तान में बददियानती और बदनवानी तो आपको पता है बहुत आम है, हर बंदे के अंदर हविस आ गई है। यानी वो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं गलत और सही की तमीज़। पूरी दुनिया ने इसी चीज़ को तबाह कर दिया। रिश्वत लेने को, चोर बाज़ारी, ये सब चीज़ करने पे लोग ज़रा भी शर्म नहीं महसूस करते। उन्हें लगता है कि बस पैसा कमाना है बाय हुक एंड बाय क्रुक, जो भी जायज़ या नाजायज़ तरीका हो, ठीक है। जिस वजह से मेयार ज़िंदगी पस्त हो रहा है। जब आप इखलाकी बुराइयाँ जन्म लेंगी तो ये सब तो होगा ही। फिर सनती पसमानदगी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी जो है मेयार ज़िंदगी की पस्ती की, कि हम सनत में बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ आजिर और मज़दूर के तल्लुकात ही मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है कि मज़दूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, जबकि उनको उजरतें उस हिसाब से नहीं दी जाती, जिसके नतीजे में जो मज़दूर हैं वो आए रोज़ हड़तालें कर देते हैं। जब हड़तालें करेंगे तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इनके ये वही बात है, उनका माहौल इतना टेंस्ड होता है कि वो नहीं, उनकी सेहत ही इस तरह से उनका साथ नहीं देती, तो पैदावार कम हो जाती है। फिर बेरोज़गारी, ये तो फिर इस वक्त पाकिस्तान में 61.04 मिलियन अफराद है। अफरादी क़ुव्वत से मुराद वो लोग होते हैं जो काम करने के अहल हों और काम करना चाहते भी हों। ज़रूरी शोबे में हालांकि ज़राअत पाकिस्तान के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है, लेकिन इसमें भी इतनी बेरोज़गारी पाई जाती है। अच्छा जी, अब अगली हम बात कर रहे हैं कि कौमियानी की पॉलिसी क्या है। कि पाकिस्तान में आपको पता है कि ये माशी निज़ाम के हवाले से जो भी बातें हैं, ये माशी निज़ाम क्या होते हैं, किस तरह से इन पे मुल्क चलाए जाते हैं, ये पूरा एक चैप्टर है माशी निज़ामों के हवाले से, चैप्टर नंबर 13। उसको हम एंड में ही पढ़ सकते हैं, अभी नहीं। पाकिस्तान में मखलूत माशी निज़ाम मतलब ये मिक्सचर सा है, एक मॉडरेट सा निज़ाम है जिसमें सरमायादाराना सिस्टम भी है और गवर्नमेंट वाला भी है। ये यानी ये जो टॉपिक्स हैं, ये जब तक आपको 13 चैप्टर कवर ना करवाया गया आपको शायद ना क्लियर हो पाए। यानी जस्ट आपको बताना चाह रही हूँ, आप इतनी सी बात ज़हन में रख रहे हैं कि मखलूत माशी निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो मुल्क में सनतों को कौमियाने की पॉलिसी अख्तियार की। अब होता पता क्या है, जो भी सियासतदान आता है ना, वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उसी सेक्टर को प्रमोट करता है। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि वो सारे जागीरदार टाइप के लोग हैं, तो वो ऐसे इकदाम करते हैं जिससे ज़राअत को फ़रोग मिले। अगर नून लीग हुकूमत में आएगी तो क्योंकि उनको पता ना, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ चीनी की, उनकी शुगर मिल्स, तो वो ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं जिससे थोड़ा सनत को फ़ायदा हो। यानी हर बंदा जो है वो अपने अपने उसमें लेता है। जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में आ गई तो वो तो सनतों को प्रमोट नहीं करेगी, वो किसको करेगी, ज़राअत को। अंडरस्टूड है। अब उन्होंने यहाँ पर भी यही किया कि कौमियाने की पॉलिसी इख्तियार की। अब इसमें क्या हुआ, जिसकी वजह से मुल्क में जो बाहरी सनतों के अलावा जो छोटी छोटी सनतें थी उनको कौमी मलकियत में ले लिया, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, जब ये सब किया गया तो इंस्टेबिलिटी तो होती है ना। जब आप एक चीज़ को कंट्रोल में लेते हो, फिर इंतज़ामी तौर पे अगर आप उस चीज़ को कवर अप ही ना कर पाओ तो ख़सारा बढ़ेगा, कौमी आमदनी मुतासिर होगी और फ़ीकस आमदनी में भी इजाफा नहीं होगा। नामुकम्मल और गैर मुनज़्ज़म मंडियाँ, हमारी जो मंडियाँ हैं वो भी क्या है, इनकम्प्लीट है, मुनज़्ज़म नहीं है। हमारे पास एक तो है, लोगों के पास ज़रूरी मालूमात की भी कमी है और कीमतों के बारे में भी उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता कि कीमतें बढ़ रही हैं या कीमतें कम हो रही हैं, जो भी है। इन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं, ठीक है। कई सनतों को आपको तामीन की पॉलिसी के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया, यानी जब कोई एक नई सनत कायम होती है तो उसको इंटरनेशनल कंपटीशन से या बैनुल-अक़वामी मुकाबले से बचाने के लिए प्रोटेक्शन दी जाती है कि उस चीज़ की दरामद पे पाबंदी लगा दी जाती है, ताकि जो मुल्क के लोग हैं वो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। अजारादारियाँ हैं या कार्टेल हैं, उससे भी कीमतें बढ़ रही हैं। अजारादारी तो हमने बहुत डिटेल से फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर के अजारादारी में आपको पता है कि सनत के पास यानी फर्म के पास कंट्रोल होता है, वो कीमतों को बढ़ा ले या कम कर ले। कार्टेल इंशाल्लाह ये आपका डिग्री लेवल का टॉपिक है, ये तब जाके आप पढ़ेंगे। लिहाजा जो आम लोगों की आमदनियाँ वो कम हो गई हैं और अशिया की कीमतें क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि वो इतनी महंगी अशिया कैसे ख़रीदें।
ठीक है। फिर ज़राई शोबे पर ज़्यादा इन्हिसार, जो पाकिस्तान की 45% आबादी है वो ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ज़राअत का जो इन्हिसार है वो कुदरती हालात पे है। अगर देखें ना, ये तो अब इंसान के कंट्रोल में तो नहीं है, सैलाब आने, खुश्क साली या बारिशें कम ज़्यादा या टाइम पे नहीं हो रही, ये तो नेचुरल फैक्टर्स हैं, डिज़ास्टर्स हैं। अगर कुछ इस तरह के फैक्टर्स जब आ जाते हैं तो फिर ज़रूरी शोबे की पैदावार भी क्या हो जाती है, मुतासिर हो जाती है, और लोगों की आमदनियाँ भी उसी हिसाब से सर्कुलेट होती हैं। यानी ये हाँ, तकरीबन अगर हम सारे कम तरक्की पज़ीर ममालिक या पाकिस्तान जैसे ममालिक की बात करें, तो जिनकी फ़ीकस आमदनी कम है, तो अल्टीमेटली सबके अंदर यही असबाब पाए जाते हैं जो कि आज हमने डिस्कस कर किए हैं। ये टोटल 16 हेडिंग्स हैं कि पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी के कमी के क्या कौन कौन से असबाब हैं। हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया। अच्छा, अभी ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो फिर एक लंबा और प्रॉपर टॉपिक होगा, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर किया जाएगा कि कौमी आमदनी या फ़ीकस आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको ही अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में काइंडली कमेंट करना मत भूलें। लेकिन अटेंडेंस के अलावा मैंने कोई कमेंट आज तक नहीं देखा जो आपने किया हो। कोई भी क्वेश्चन है तो बिला झिझक आप कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है जो स्किप हुआ हो, आपको सारे लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएं, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करें तो वहाँ इकोनॉमिक्स के अब तक जितने भी लेक्चर डिलीवर हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।